नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है आशय शारीर। तो आशय शारीर को जब पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कोष्ठ एवं कोष्ठांग के बारे में हम लोगों ने बात कर चुके हैं, क्योंकि जो आशय का जो वर्णन है कहीं ना कहीं जो सिलेबस में है वो कोष्ठ एवं आशय शारीर के नाम से है। कोष्ठ एवं आशय शारीर के नाम से है। तो इससे पहले हम लोगों ने कोष्ठ एवं कोष्ठांग का वर्णन कर चुके हैं। आज हम लोग आशय शारीर के बारे में जानेंगे। तो आशय शारीर को जानने से पहले एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा भ्रम हो जाता, कन्फ्यूजन होता है कि कोष्ठ और आशय दोनों एक जैसे लगते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि कोष्ठ और आशय जब पढ़ते हैं तो उसके जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जब उसके अवयव पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है। कोष्ठ में भी कहता है कि कोई स्पेस बता रहा है, कोई स्पेस अवकाश युक्त अवयव बता रहा है या स्पेस बता रहा है, और आशय में भी कहता है कि कोई ना कोई स्पेस हो। मीन्स यहाँ पर कैसे हम क्लियर करें कि किस तरह से किसे कोष्ठ कहेंगे, किसे कोष्ठांग कहेंगे, किसे आशय कहेंगे। तो आज हम लोग इस विषय में बात करेंगे और मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आप इस वीडियो में अगर लगातार बने रहेंगे तो आपका हर एक पॉइंट, जैसे कोष्ठ है, कोष्ठांग है और आशय शारीर, ये तीनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डाउट नहीं रहेगा और आपकी सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आशय शारीर। आशय शारीर जिस तरह से देख रहे हैं जनरली डिस्क्राइब्ड है, लेकिन आशय शारीर को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार इन 60 में रिपीट करना पड़ेगा कोष्ठ कोष्ठांग, तब हम लोग को बेसिक डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि जो कोष्ठ होता है, हम लोगों ने बात किया था कोष्ठ किसे कहते हैं। तो कोष्ठ हम लोग ने किसे कहा था कि जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं। कोष्ठ का मतलब होता है कोई संदूक, बॉक्स, संदूक का बॉक्स, या जैसे कहते हैं ना कि बॉक्स हो या संदूक हो जिसमें कोई वस्तु सुरक्षित रखी जाए। उसी तरह से हमारे शरीर में जो भी कैविटीज़ है, जैसे हम लोग बात करें कि थोरेसिक कैविटी, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, उसके नीचे पेल्विक कैविटी, तो ये, और साथ ही साथ एक क्रेनियल कैविटी, साथ ही साथ ब्रेन को, जो ब्रेन एक ऑर्गन है वो कहाँ है, वो पर्टिकुलर किस स्पेस में, तो क्रेनियल कैविटी। ये डिफरेंट जो कैविटीज़ हैं, मीन्स अगर हम डिफरेंट विसरा को निकाल दें तो हमारी कैविटी बनेगी। मीन्स थोरेसिक से अगर हम लंग्स निकाल दें, हार्ट निकाल दें, तो बिल्कुल थोरेसिक कैविटी क्लियर कट हो जाएगी। अगर एब्डोमिनल विसरा को, एब्डोमिनल जो भी कंटेंट है उसको निकाल दें तो पूरा पूरा एब्डोमिन हम लोग का फ्री हो जाएगा, तो वो कैविटी क्लियर कट दिखेगी। तो जो कैविटी है उसको हम लोगों ने कोष्ठ बोला है। बात क्लियर। जो बॉडी कैविटी है, ध्यान रखिए बॉडी कैविटी की बात कर रहा हूँ, किसी हम पर्टिकुलर विसरा या ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉडी कैविटी। जो लार्जर कैविटी है, बॉडी कैविटी, उसको हम लोगों ने कोष्ठ की संज्ञा दी है। तो यहाँ देख रहे होंगे कोष्ठ, कोष्ठांग एवं आशय, तीन शब्द को पहले हम लोग क्लैरिफाई करेंगे कि एग्जैक्ट इन तीनों एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं, आपस में कैसे अलग अलग हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कोष्ठ क्या है, बॉडी कैविटीज़, अर्थात जो भी चाहे वो क्रेनियल कैविटी हो, अर्थात जहाँ पर ब्रेन ऑक्यूपाई करता है। दूसरा उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एक तरह से थोरेसिक कैविटी है जहाँ लंग्स और हार्ट रहते हैं, और एक उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी है, उसके बाद पेल्विक कैविटी है। तो जो बॉडी कैविटी है, चाहे ब्रेन की हो, चाहे वो क्रेनियल कैविटी हो, चाहे थोरेसिक कैविटी हो, चाहे एब्डोमिनल कैविटी हो, चाहे पेल्विक कैविटी हो, इसको बोलेंगे कोष्ठ। क्लियर। तो जो बॉडी कैविटीज है उसको हम लोग कोष्ठ बोलेंगे। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। तो कोष्ठ से संबंधित एक शब्द होता है कोष्ठांग। तो कोष्ठांग दो शब्दों से मिलकर कोष्ठ में स्थित अंग। कोष्ठांग जो है उसका मीनिंग होता है कि कोष्ठ में स्थित अंग, अर्थात कोष्ठ अंग, कोष्ठ के अंग। तो देखेंगे बॉडी कैविटी में विसरा या ऑर्गन। अब उस बॉडी कैविटी में, जैसे अगर ब्रेन क्रेनियल कैविटी की बात करें, इसको ये कोष्ठ है। क्रेनियल कैविटी क्या है, कोष्ठ है। अब उसमें जो ब्रेन है वो क्या है, विसरा है। तो वो क्या कर रहा है, वो उस क्रेनियल कैविटी में अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब एक तरह से उसमें लॉज कर रहा है, स्थित है, तो उसको बोलेंगे कोष्ठांग। अब देखेंगे थोरेसिक कैविटी के कोष्ठांग कौन कौन से। थोरेसिक कैविटी एज ए कोष्ठ है, लेकिन उसमें जो है लंग्स और हार्ट, लंग्स हार्ट ये क्या है, उसके कोष्ठांग है। कोष्ठ में स्थित जो भी विसरा है, तो विसरा जो होते हैं वो कोष्ठांग में काउंट होते हैं। ये बात क्लियर कट कर रही है कि कोष्ठ का मतलब होता है बॉडी कैविटी, और उस कैविटी में जो भी विसरा है उसको हम लोग कोष्ठांग बोलेंगे, सिंपल विसरा या ऑर्गन बोलेंगे।
फिर देखते हैं कोष्ठांग की बात कर लेते हैं, तो उसमें देखेंगे कौन कौन से कोष्ठांग आते हैं या ऑर्गन आते हैं, जनरली हम लोग जानते हैं। तो देखेंगे उसको विसरा, ऑर्गन या इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन भी क्या है, एक कोष्ठांग है। आंत्र, हम लोगों ने जब बात किया था जब कोष्ठांग के बारे में बात किया था, तो वहाँ पर देखेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, क्षुद्रांत, स्थूलांत्र की बात हम लोगों ने किया था। जो आंत्र मीन्स जो भी एक तरह से पूरे पूरे एलिमेंट्री कैनाल, ये अपने आप में क्या है, एक कोष्ठांग में काउंट होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होगा, फ्रॉम ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में जो एक ट्यूब जा रही है, ओरल कैविटी से एक ट्यूब आगे की तरफ बढ़ रही है, फिर गले के पास जो है फेरिंग्स है, तो वो एक तरह से वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस स्टमक, स्टमक के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक तरह से लार्ज इंटेस्टाइन, और इस तरह से हम लोग का रेक्टम और एनल कैविटी, एनल ओपनिंग। तो ये पूरी पूरी जो फ्रॉम माउथ टू एनस क्या है, पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। ये एक तरह से कोष्ठांग में काउंट होता है। और ये कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऊपर देखेंगे ओरल कैविटी है, इसको हम लोग कोस्ट बोलेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो थोरेसिक रीजन में जो ईसोफेगस होता है उसका स्थान कहाँ है, ईसोफेगस का स्थान थोरेसिक रीजन से स्टार्ट होता है। थोरेसिक रीजन से होते हुए जब ये एब्डोमेन में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। और उसके बाद देखेंगे पेल्विक कैविटी से होते हुए ये रेक्टम और एनल कैनाल के रूप में ये बाहर हो जाता है, एनल ओपनिंग के थ्रू ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट जो कैविटीज़ है वो पूरे में फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम मतलब ओरल कैविटी टू पेल्विक कैविटी से होते हुए ये बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल भी एज ए कोष्ठांग, अर्थात एज ए विसरा। फिर देखेंगे यहाँ पर कि बॉडी कैविटी में विसरा, ऑर्गन एंड इंटेस्टाइन, ये हम लोगों ने बात क्लियर किया। अब विसरा या ऑर्गन की बात करते हैं तो इसमें स्टमक अर्थात आमाशय, स्प्लीन अर्थात प्लीहा, हार्ट अर्थात हृदय, लीवर अर्थात यकृत, यूट्रस अर्थात गर्भाशय, मतलब जहाँ पर भी जो कोष्ठ की बात की गई है, कोष्ठांग की बात की गई है, वो सभी अवयव या बॉडी पार्ट या सिंपल कह सकते हैं कि जो भी विसरा होते हैं वो सब कुछ क्या होते हैं, कोष्ठांग होते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है, आज हम जिस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जो बॉडी कैविटी है उसको कोष्ठ बोलेंगे, उस बॉडी कैविटी में जो भी विसरा आ रहे हैं उसको हम लोग कोष्ठांग नाम दे दिए। अब ये आशय कहाँ से आ गया, तो आशय की जब बात करते हैं तो उसमें भी आमाशय, पक्वाशय, रक्ताशय, पित्ताशय की बात होती है। तो इसको समझना जरूरी है कि अब जो आशय है, आशय क्या है, अब यहाँ पर ये कोष्ठांग से रिलेटेड होता है। तो कह रहा है जिन ऑर्गन या विसरा में कैविटी या स्पेस पाई जाती है, जिन ऑर्गन या विसरा में कैविटी या स्पेस या अवकाश पाई जाती है या आकाश महाभूत पाया जाता है, उसको हम लोग आशय में काउंट करते हैं। मीन्स वो कोष्ठांग या वो विसरा जिसके अंदर कैविटी या स्पेस पाई जाती है उसको हम लोग आशय में काउंट करते हैं। तो कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग था बॉडी कैविटी थी जिसको हम लोगों ने कोष्ठ बोला, उस कैविटी या कोष्ठ में क्या थे, उसमें विसरा थे जिसको हम लोगों ने कोष्ठांग किया। अब सब कोष्ठांग जो है आशय नहीं है, लेकिन सभी आशय कोष्ठांग हैं। सब कोष्ठांग अर्थात बॉडी जो विसरा होते हैं वो आशय नहीं है, लेकिन सभी आशय जो भी होंगे वो एक तरह से कोष्ठांग में काउंट होंगे। ये बात क्लियर कट कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि जो आशय की बात कर रहे हैं, जिन ऑर्गन या विसरा या कोष्ठांग, हम तीनों को एक ही नाम दे रहे हैं, जिन ऑर्गन या विसरा या कोष्ठांग में कैविटीज पाई जाती है। अभी कैविटीज मीन्स अब इस विसरा या ऑर्गन के लेवल पे जो कैविटीज है, जो उसके अंदर खोखलापन है, जैसे सिंपली बात करें कि जैसे आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर जो स्पेस है उसको आशय बोलेंगे। आमाशय के अंदर आशय है, आमाशय एज ए कोष्ठांग है। आमाशय क्या है, एज ए कोष्ठांग है, लेकिन आमाशय के अंदर आम का आशय है। तो आमाशय कोष्ठांग है, लेकिन आमाशय के अंदर का जो कैविटी है, स्पेस है, वो आशय है। तो ये क्लियर कट रहिएगा। जैसे हम लोग गर्भाशय की बात करते हैं तो गर्भाशय एज ए क्या है, एज ए कोष्ठांग या विसरा है, ठीक है। लेकिन अब उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको हम लोग आशय की संज्ञा दे देते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि हम लोग यूरिनरी ब्लैडर, तो बस्ती सिंपली कहते हैं, सिंपली बस्ती, तो यूरिनरी ब्लैडर या बस्ती जो होता है वो कोष्ठांग में काउंट हुआ है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो आशय है, जिसमें यूरिन एक तरह से आश्रय किए हुए है, पड़े हुए हैं, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसके अंदर के जो स्पेस होता है उसको हम लोग नाम देंगे आशय।
तो हम लोग कह रहे हैं कि सभी आशय कोष्ठांग होते हैं, लेकिन सभी कोष्ठांग आशय नहीं होते हैं। जैसे यकृत की बात कर लें, लीवर की बात कर लें, तो लीवर के अंदर कोई ऐसी कैविटी नहीं पाई जाती है, इसलिए लीवर को हम लोग आशय में काउंट नहीं करेंगे, लीवर एज ए कोष्ठांग ही काउंट होगा। जैसे हम लोग बात करें वृक्क या किडनी की बात कर लें, तो किडनी के अंदर कोई ऐसा कैविटी या स्पेस अवकाश नहीं पाया जाता है, इसलिए हम उसको कोष्ठांग में काउंट करेंगे, आशय में काउंट नहीं करेंगे। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग इस पॉइंट को क्लियर कट कर लिए हैं कि वो बॉडी विसरा या कोष्ठांग जिसके अंदर कैविटी या अवकाश या स्पेस पाया जाता है, उनको हम लोग आशय की संज्ञा देते हैं। तो आइए इस कोष्ठ, कोष्ठांग और आशय को क्लियर कर चुके हैं, अब हम लोग आशय शारीर को पढ़ेंगे, तब चीज़ें एक एक करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट रहेगा। तो देखते हैं कि अब आशय को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, आशय शारीर। तो यहाँ देखेंगे आशय के लक्षण या परिभाषा, या सिंपली कहते हैं कि आशय को कैसे पहचानेंगे, तो उसने 2-3 पॉइंट दे रखा है। तो हम लोग जितनी बातें कर दी हैं, अब उसी लेवल पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें देखेंगे जिसमें कोई वस्तु आश्रय लेकर रहती हो, जिसमें कोई वस्तु आश्रय लेकर रहती हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, एक तो कैविटी भी है और एक विसरा। एक तो बॉडी कैविटी है, उसमें कोई विसरा रह रहा है, तो बॉडी कैविटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये लाइन। साथ ही साथ मान लीजिए कोई विसरा है, उसके अंदर कैविटी है, वो भी पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, अभी क्लियर नहीं है। दूसरा कि दोषों के अधिष्ठान, अर्थात जिसमें दोष आदि विशेष रूप से रहते हैं। तो दोषों के अधिष्ठान या जो भी चीज़ें डिफरेंट होते हैं, दोषों के अधिष्ठान मतलब वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय। सिंपली कहते हैं वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्मा। तो वाताशय को हम लोग लंग से कोरिलेट करते हैं, पित्ताशय को हम लोग पैंक्रियाज या गाल ब्लैडर से कोरिलेट करते हैं, श्लेष्माशय को हम लोग प्लूरा या पेरिकार्डियम से कोरिलेट करते हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ श्लेष्मा वात मतलब दोषों के आशय है, दोषों के आशय हैं एक तरह से ये सब। तो एक तरह से ये क्या है, कोष्ठांग है, बट इनके अंदर क्या है, स्पेसेस हैं। तो यहाँ कह रहा है दूसरा पॉइंट डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है आशय की तरफ। तीसरा पॉइंट देखेंगे जो बिल्कुल क्लियर कट कर देगा कि जो हम लोगों ने कहा कि जो आर्गन या विसरा जिनके अंदर स्पेस पाया जाता है, उसको हम लोगों ने आशय की संज्ञा दी है। तो यहाँ देखेंगे जो अवकाश या आकाश युक्त अवयव हो, तो अवयव का मतलब होता है कि जो हम लोग विसरा या आर्गन की बात करें, अवयव का मतलब क्या है, कोष्ठांग। अवयव का मतलब कोष्ठांग, कोष्ठ में स्थित अंग कोष्ठांग, वो अवयव या कोष्ठांग या विसरा या आर्गन जिसमें क्या हो, आकाश हो या अवकाश युक्त हो, मीन्स जिसके अंदर कैविटी हो, स्पेस हो। तो यही बात हम लोग करके आए हैं कि जो कोष्ठांग या विसरा या आर्गन जिनके अंदर कैविटी पाई जाती है, उनको आशय में रख देते हैं। उनके अंदर की जो कैविटी होती है, विसरा के अंदर या ऑर्गन के अंदर कैविटी होती है, उसको आशय की, उस कैविटी को आशय की संज्ञा दे देते हैं। तो देखेंगे जो अवकाश या आकाश युक्त अवयव हो, अर्थात कोष्ठांग या विसरा आर्गन हो, उसे आशय की संज्ञा देते हैं। अब तीनों पॉइंट को कंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग निष्कर्ष पे निकलते हैं। एक लाइन में हम लोग को डिफाइन करेंगे, आशय का अर्थ अधिष्ठान है। आशय का क्या अर्थ है, आशय का मतलब होता है आश्रय। कहते हैं ना कि किसी का आश्रय लेके पड़ा हुआ है, आशय का मतलब आश्रय अर्थात अधिष्ठान है। शरीर के वे स्थान जो दोष धातु एवं मलमूल का आधार हो। दोष अर्थात वाताशय, पित्ताशय, कफाशय। धातु तो डिफरेंट धातुओं जहाँ पर रहती हैं। मल मतलब हो जाएगा पक्वाशय। मूत्र मतलब हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या है, एक तरह से विसरा है या कोष्ठांग है या ऑर्गन है। ये जो भी शरीर के वे स्थान जो दोष धातु या मलमूत्र का आधार है, उन्हें आशय कहा जाता है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्लियर कट कर दिया कि आशय क्या है, वे विसरा या वे कोष्ठांग या वे आर्गन जिनके अंदर कैविटी पाई जाती है। देखेंगे उसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्योंकि हम लोग लगभग जो बात क्लियर करनी थी तो वो पहले ही बात कर लिए कि कोष्ठ, कोष्ठांग और आशय में क्या बेसिक डिफरेंस है। फिर देखते हैं आशयों की संख्या के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत ने जब जो है बात किया है कि आशयों की संख्या के बारे में, तो सुश्रुत शारीर 5 में, सुश्रुत शारीर 5 के अंतर्गत उन्होंने आशयों की संख्या की बात किया। तो वहाँ पर उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि पुरुषों में संख्या 7 होती है, स्त्रियों में संख्या 8 हो जाती है। क्योंकि 7 जो होता है, ये देखेंगे 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक ये श्लोक आया। इसका श्लोक आशय का श्लोक है कि आशयस्तु
तो ये रेफरेंस है सुश्रुत शारीर 5 का। आशयस्तु वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रीणाम। ये तो यहाँ तक तो पुरुषों में था, यहाँ तक तो 7 दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मूत्राशय तक जो था पुरुषों में था, देखेंगे। उसके बाद स्त्रियों में क्या है अलग से, स्त्रीणाम गर्भाशयो अष्टम मिति, मीन्स पुरुषों में जो आशय की संख्या सुश्रुत बताई है वो 7 बताई है, स्त्रियों में गर्भाशय का एक्स्ट्रा जोड़ दिया, उसको हम लोगों ने 8वीं आशय की संज्ञा दी है। तो यहाँ देखेंगे सुश्रुत ने पुरुषों में जो है 7 बताई है, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। स्त्रियों में 8 क्या है, 7 प्लस गर्भाशय, 7 प्लस 1 गर्भाशय। फिर देखेंगे वाग्भट भी कुछ चरक की तरफ सुश्रुत की तरफ फॉलो करते हैं। पुरुषों में 7 होते हैं, स्त्रियों में 8, मतलब 7 प्लस 1 एक्स्ट्रा गर्भाशय। फिर देखेंगे शारंगधर, आचार्य शारंगधर ने क्या कहा है, पुरुषों में 7 होते हैं, पुरुषों में तो सबने सब 7 एक तरह से बताए हैं। आशय की संख्या पुरुषों में सभी ने एक तरफ से आंख बंद करके मान लीजिए 7, लेकिन स्त्रियों की जब बात आती है तो लगभग सभी ने, चाहे सुश्रुत हो वाग्भट ने 8 बताया, एक एक्स्ट्रा गर्भाशय बोला है। लेकिन शारंगधर ने क्या बोला है कि स्त्रियों में जब बात आती है तो थोड़ा सा यहाँ रुकना है, ब्रेक देना है, क्योंकि यहाँ संख्या वेरी कर जाती है। तो यहाँ संख्या स्त्रियों में जहाँ 8 होता था जनरली, चाहे सुश्रुत हो चाहे वाग्भट हो, यहाँ संख्या हो गई 10। 10 कैसे होगी, पुरुषों में 7 प्लस 1 जो है गर्भाशय, जो 8 हो जाती थी स्त्रियों में, और 2 क्या थी, स्तन्य आशय। स्तन्य आशय अर्थात जो है मेमोरी ग्लैंड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, स्तन्य को जो वहन करती है, स्तन्य का आशय है, जहाँ स्तन्य आश्रय लेके रहता है, जो कि बच्चों को फीडिंग के काम आती है। फिर देखेंगे कि ये शारंगधर ने कर दिया, काश्यप ने भी चरक सुश्रुत की तरह कहा कि पुरुषों में 7, स्त्रियों में 8 आशय होते हैं। तो कोई डाउट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, सुश्रुत वाग्भट और काश्यप, सुश्रुत वाग्भट काश्यप को एक साथ लिख सकते हैं कि पुरुषों में 7, स्त्रियों में 8। 8वां कौन सा है, गर्भाशय। जहां पर शारंगधर की बात आती है तो पुरुषों में उन्होंने भी 7 बोला है, लेकिन स्त्रियों में ध्यान रहे कि उसने कि 8वां गर्भाशय प्लस 2 स्तन्याशय, इस तरह से संख्या हो जाती है 10। तो ये हम लोग का संख्या की बात आ जाती है। उसके बाद देखें आशयों के नाम, ये जो संख्या 7 या 1 प्लस 8 गर्भाशय बोला, इसका एक तरह से यहाँ पर आशयों के नाम की एक श्लोक आ गया, सुश्रुत शारीर 5 का, इसको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि आशयस्तु, आशयस्तु वाताशय अर्थात वात का आशय, जिसको हम लोग देखेंगे आगे बढ़ेंगे, वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, ये पुरुषों की बात कर रहे थे। स्त्रियाणाम तु गर्भाशयो अष्टमम इति, स्त्रियों में 8वां आशय गर्भाशय होता है। तो आइए देखते हैं कि वो 8 आशय या जो 10 आशय बोला है उनके किस तरह से हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि जो आशय है उनमें कैविटी पाई जा रही है। मीन्स जो भी विसरा की बात कर रहे हैं, जिन विसराओं की बात कर रहे हैं, जिन विसराओं को हम लोगों ने, जिन कोष्ठांगों या विसरा या आर्गन्स को हम लोगों ने आशय में रखा है, कहीं ना कहीं उसमें स्पेस है कि नहीं है। तो देख लेते हैं कि देखेंगे यहाँ पर वाताशय की बात करा, वाताशय को उन्होंने लंग्स से कोरिलेट किया। तो हम लोग को पता है कि लंग्स कहीं ना कहीं एक क्या होता है कि एक ढेर सारे स्पेसेस होते हैं, क्योंकि एयर बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, स्पंजी नेचर का होता है। स्पंजी नेचर होने का मतलब कि वहाँ पर ढेर सारे एयर पार्टिकल्स या जो भी रिस्पायरेशन के थ्रू जाता है वहाँ पर एक्सचेंज होता है, इसलिए बोला गया वात, वाताशय। पित्ताशय की बात करेंगे तो पित्त का मतलब होता है अग्नि। तो आयुर्वेद में पित्त का मतलब होता है अग्नि, अग्नि का मतलब होता है पाचन कर्म से। तो पाचन अर्थात जठराग्नि या समथिंग जो भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पित्ताशय को हम लोग पैंक्रियाज या गाल ब्लैडर से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। पैंक्रियाज और पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब पित्ताशय में काउंट हो जाएंगे। तो पैंक्रियाज में देखते हैं कि उसमें भी स्पेस पाया जाता है, गाल ब्लैडर के अंदर भी कैविटी पाई जाती है, गाल ब्लैडर के अंदर भी कैविटी पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग आशय में काउंट किए हैं। जबकि उसके बाद देखिए कि तीसरा श्लेष्माशय, श्लेष्माशय को उन्होंने किस में काउंट किया है, तो यहाँ प्लूरा या पेरिकार्डियम मॉडर्न से कोलेट किया है। प्लूरा एक तरह से कैविटी होती है, प्लूरा क्या होती है, एक तरह से एक कैविटी होती है, पेरिटोनियम फोल्ड है एक तरह से, जिसमें हम लोग देखते हैं लंग्स ऑक्यूपाई रहता है। तो ये क्या हो गया, स्पेस हो गया। और पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम भी कहाँ है, जिसके चारों तरफ हार्ट, मतलब जिसमें हार्ट ऑक्यूपाई होता है। फिर देखेंगे रक्ताशय, तो रक्ताशय हम लोग देखते हैं कि लीवर और स्प्लीन, तो स्प्लीन में भी कहीं ना कहीं एक तरह से डिफरेंट ब्लड वेसल्स और ये सब चीज़ें स्पेसेस पाई जाती हैं। लीवर के अंदर भी कुछ स्थिति वैसी ही होती है। आमाशय की बात करते हैं, स्टमक, तो हम लोग को पता है कि आमाशय एक तरह से ट्यूबुलर बैग होता है, एक तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जितना खाएंगे उतना आमाशय फैलता जाता है। तो एक रबड़ के बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसलिए इसमें स्पेस पाया जाता है। आमाशय को हम लोगों ने कोष्ठांग में भी काउंट किया था, और उसके अंदर का जो स्पेस है इसकी वजह से उसको
उसको हम लोग आशय में भी काउंट कर रहे हैं। फिर देखेंगे पक्वाशय। पक्वाशय का मतलब इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन अपने आप में एक विसरा कोष्ठांग था, तो हम लोगों ने कोष्ठ के अंदर स्थित कोष्ठांग की बात किया था। अब उसके अंदर जो स्पेसेस पाए जाते हैं उसकी वजह से उसको हम लोग क्या कर किस में काउंट कर रहे हैं, आशय में काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग पक्वाशय को हम लोग इंटेस्टाइन या सिंपली हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन एक्सप्लेन किया था। मूत्राशय की बात करते हैं तो जहाँ पर मूत्र का आश्रय हो, निर्माण हो रहा है वृक्क के लेवल पे या फिर कहीं ना कहीं किडनी के लेवल पे, लेकिन उसका जो कलेक्शन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है थोड़े समय के लिए, वो यूरिनरी ब्लैडर में हो रहा है। तो यूरिनरी ब्लैडर में कहीं ना कहीं स्पेस है, कैविटी है, इसलिए मूत्राशय को भी यूरिनरी ब्लैडर से कोरिलेट करके इसको आशय में काउंट किए। फिर देखेंगे गर्भाशय। तो यूट्राइन कैविटी होती है, इसकी वजह से इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि ये एक तरह से आशय है। स्तन्याशय, मेमोरी ग्लैंड में भी डिफरेंट जो थोड़े से स्पेस होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड और मिल्क का सिक्रेशन होता है, मिल्क का आश्रय होता है या स्तन्य का आश्रय होने की वजह से हम लोगों ने इसको आशय में काउंट किया है। तो इस तरह से हम लोग का आशय प्रकरण बिल्कुल बेहद तरीके से इजी और सरल तरीके से कंप्लीट होता है। ये वीडियो अगर समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।